दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह है और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने में मुझे 20 वर्षों का समय लगा। आज से करीब 4 साल पहले मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बना। मैंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मैंने गोप्रो जो एरिक वॉरे की किताब है, इसकी जैसी कोई किताब नहीं पढ़ी। आज मैं एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। मैं एक कंपनी के साथ बहुत अच्छे से कार्यरत हूँ, मेरी बड़ी टीम है। लेकिन कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशनल की तरह नहीं करने की वजह से उनकी जो स्पीड है ग्रोथ की वो बहुत स्लो है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था उस समय अगर मुझे गोप्रो जैसी बुक मिल जाती तो शायद अभी आज से 15 साल पहले या 17 साल पहले मैं बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच सकता था। दोस्तों, इस जीवन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो मुझे लगा कि जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उन्हें इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एरिक वॉरे विदेशी हैं और उनका जो मदर टंग है वो इंग्लिश है, तो उन्होंने इंग्लिश में किताब लिखी है। तो मुझे लगा कि मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं और बहुत मेहनत और समय लगाकर मैंने उस किताब का हिंदी में अनुवाद किया और उसको एक PDF बनाया, लोगों तक, अपनी टीम तक पहुंचाया। लेकिन फिर मुझे लगा कि कई लोगों का किताब पढ़ने की आदत ख़त्म हो गई है, लेकिन ऑडियो वो सुन सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं और बार बार सुनते हैं तो मेरी जो ये मेहनत है ये सार्थक हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी टीम में इस ऑडियो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे सीरीज में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। इसको मैंने अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे और सुनने में सहूलियत हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी सुनेंगे और इसे अपने पूरे ग्रुप में सुनने के लिए मदद करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ये जो किताब है गोप्रो, इसको कई बड़ी कंपनियों ने अपने किट के अंदर शामिल कर दिया है। मतलब ये एक बाइबल है नेटवर्क मार्केटिंग का। और कई कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट के साथ फर्स्ट परचेज में किट में उन्होंने शामिल कर दिया कि ये बुक आपको लेना ही पड़ेगा। और कई कंपनियां अपने सेमिनार्स में, अपने इवेंट्स में बाहर में स्टॉल लगाकर इस किताब को बेचती हैं। इस किताब की कीमत इंडियन करेंसी में तकरीबन 2600 रुपये है और वो भी इंग्लिश में है। तो कई लोगों को की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो उस किताब को अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए मैंने ये अनुवाद किया है और फिर उसको ऑडियो बुक बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके सफल करियर बनाने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन पहली बार मेरा परिचय नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ था। वो जनवरी 1988 था और उस समय मैं 23 वर्ष का था और मैं, मेरे पिताजी और उनके मित्र जॉन जॉयस की छोटी सी रियल एस्टेट कंपनी में रियल एस्टेट बेचने का काम कर रहा था। मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे एक बेटा था। मुझे अपने घर का खर्च चलाने में मुश्किलें आ रही थी और मैं डरा हुआ था। 1 साल पहले मैंने रियल एस्टेट कमीशन से $45,000 कमाया था, जो कि अच्छा था। लेकिन समस्या ये थी कि उस साल मैंने $60,000 खर्च किया था और टैक्स चुकाने के लिए मैं बचत नहीं कर पाया था, जो मुझे अगले कुछ महीनों में चुकाना था। जब जॉन मेरे पास आया और उसने कहा कि उसके पास एक योजना है जिससे हम दोनों कुछ अतिरिक्त धन कमा सकते हैं, तो मैंने उससे कहा कि मुझे विस्तार से बताओ। उसने कहा उसका एक अच्छा मित्र है और उसने हमें उसके घर पर बुलाया है उस योजना के बारे में बताने के लिए।
मैं, मेरे पिताजी और जॉन तुरंत ही उसके मित्र से मिलने चल पड़े। जब हम उसके घर पहुंचे तो वो हमें बाहर के कमरे में ले गया और एक डीवीडी चला दिया। हमने वो पागल बनाने वाला वीडियो देखा। उस वीडियो में बड़े बड़े महल में रहते हुए लोग, लिमोजिन कार और लोगों के बारे में था जिन्होंने रातों रात उस बिजनेस से अपार धन कमाया था। वो इतना आश्चर्यजनक था कि मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने उससे कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है और ये एक बहुत बुरा ख्याल है। लेकिन तभी एक रोचक बात हुई। जॉन और मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है कि ये बुरा है, लेकिन हम फिर भी इसको करेंगे। इसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मैं टूटा हुआ था, कर्ज में था। इससे बुरा सिर्फ ये हो सकता था कि ये दोनों मेरे बिना बड़ा पैसा कमाएं। इसलिए मैंने अपना नज़रिया बदला और पिताजी को एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या वो मुझे कर्ज देंगे इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। ईश्वर का शुक्र है वो राज़ी हो गए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करने के निर्णय ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जब मैंने शुरुआत की तो इस बिज़नेस को उसी तरह लिया जैसा अधिकतर लोग करते हैं। मैंने इसको बिज़नेस की तरह बिल्कुल नहीं लिया। मैंने कुछ फ़ोन कॉल्स किए और मैं इस उम्मीद में था कि मेरी टाइमिंग एंड पोजीशनिंग मेरी किस्मत का साथ देगी और मैं कुछ पैसे कमा लूँगा। और शुरुआत में ऐसा ही हुआ। मैंने कुछ पैसे बनाए भी और मैं बहुत उत्साहित हुआ। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। शुरुआत के कुछ महीनों तक मेरी योजना थी कि मैं जल्द से जल्द पिताजी के जानकार लोगों से मिल लूँ, इसके पहले कि पिताजी उन तक पहुँचे। मैंने सोचा कि अगर मैं पिताजी के मित्रों को पहले कॉल कर लूं और उन्हें बता दूं कि पिताजी और जॉन भी शामिल हैं और उनको मीटिंग में बुला लूं या वीडियो दिखा दूं और वो ज्वाइन कर लें, तो पिताजी से इसका श्रेय लेने का झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं भी तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ही था। मुझे कुछ सफलता भी मिली, लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। तो शुरुआत के 3 महीनों बाद मेरी इनकम कम होने लगी और जैसे ही ऐसा हुआ मेरी सकारात्मक सोच बदलने लगी। मैंने हर चीज़ और हर किसी को कोसना शुरू कर दिया। मेरा अपलाइन मेरी ठीक से मदद नहीं करता है, कंपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दे रही है, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था, मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मैंने प्रोडक्ट, कंपनी और अर्थव्यवस्था को, सभी चीज़ों को दोषी ठहराया, लेकिन खुद को नहीं। लेकिन मेरे साथ एक बड़ी समस्या थी। लोगों को दोषी ठहराने से भी मेरा मासिक खर्च नहीं निकल पा रहा था और मैंने रियल एस्टेट बिजनेस भी छोड़ दिया था जैसे ही मुझे वो पहला कमीशन चेक मिला था। रियल एस्टेट से अगला चेक मिलने से बहुत समय लग सकता था और मेरे पास कॉलेज डिग्री भी नहीं थी, तो अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ मुझे अच्छा पैसा मिल सकता था और वो था नेटवर्क मार्केटिंग में वापस जाना। इसलिए मैं अपना सिर झुकाकर काम करने लगा और शुरुआत आसान नहीं था। वास्तव में शुरुआती 3 सालों में मैंने 7 बार नए सिरे से टीम बनाया। मैं टीम बनाता था और वो टूट जाता था, मैंने फिर से बनाया और वो फिर टूट गया। ये सिलसिला कई बार हुआ। उन 3 वर्षों के बाद मैं करीब करीब उम्मीद खो चुका था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। वास्तव में ये 2 चीज़ों का संयोग था। कंपनी के एक बड़े सम्मेलन के एक रात पहले मैं टीवी पर समाचार देख रहा था। उस समाचार कार्यक्रम में उनके साथ एक विशेषज्ञ अतिथि थे। विषय मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि कोई व्यक्ति किसी विषय का विशेषज्ञ कैसे बनता है। मुझे लगा कि कोई तभी किसी विषय का विशेषज्ञ हो सकता है जब वो निर्णय लेता है कि उसमें अनुभव लेगा, उस विषय की सारी किताबें पढ़ लेगा, उस विषय के हर जानकार से मिल लेगा और उस विषय को पूरी तरह से सीख कर ही कोई विशेषज्ञ बनता होगा। दूसरे दिन मैं कंपनी के सम्मेलन में शामिल हुआ और बड़े बड़े सुपरस्टार्स को स्टेज पर आते जाते हुए देखा और ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हुआ। अंततः मेरे दिमाग में कुछ हुआ और मैंने सोचा कि अगर मुझे सचमुच इसे करना है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनूंगा। मैं इसके कौशल पर ध्यान दूंगा। मैं तब तक अभ्यास करूंगा जब तक मैं इसका विशेषज्ञ न बन जाऊं, ताकि मुझे कोई रोक ना पाए। इसके पहले मुझे हमेशा आशा रहती थी कि किस्मत काम कर देगी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई सुपरस्टार मेरी टीम में जुड़ जाएगा, वो सब कुछ बदल देगा, और मुझे डर लगा रहता था कि अगर ऐसा जल्दी नहीं हुआ तो मैं चूक जाऊंगा। लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। मुझे लगने लगा कि भाग्यशाली होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सही समय और सही प्लेसमेंट अच्छी बात है, लेकिन मेरी लॉन्ग टर्म सफलता के लिए ज़रूरी नहीं है। मुझे अपने अपलाइन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग मेरी लिस्ट में हो या ना भी हो तो भी मैं सफल हो जाऊंगा। मुझे सिर्फ विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत है। उसी दिन मैंने अपना फोकस बदला और निर्णय लिया कि मैं हर वो कौशल सीखूंगा और एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनूंगा।
उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। तब से मेरे जीवन में अद्भुत रोमांच आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग मेरा करियर बन गया। मैं पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। मुझे पूरे विश्व के अद्भुत लोगों से मिलने का मौका मिला। मुझे मौका मिला हजारों लोगों के जीवन को बदलने का, और कई लोगों ने मेरे जीवन में अहम बदलाव भी किया। मैंने पूरे विश्व की यात्रा की। मैंने बहुत सारे अच्छे कामों में भाग लिया जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे मैं एक अच्छा इंसान बन पाया। ये सब मेरे साथ हुआ और ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं इस किताब में आपको ऐसे आधारभूत सिद्धांत बताऊंगा जो आपकी मदद करेगा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने में। इन सिद्धांतों ने मेरी मदद की है और ये आपकी भी मदद करेंगे। रोमांचक और साहसिक यात्रा में आपका स्वागत है। चैप्टर 1, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट परफेक्ट बट इट इज़ बेटर। नेटवर्क मार्केटिंग उत्तम नहीं है, लेकिन ये बेहतर है। क्या आपको बेचैनी या घुटन महसूस होती है? क्या आपको असंतुष्टता महसूस होती है? क्या आपको महसूस होता है कि काम करने का कोई और बेहतर तरीका या पैसा कमाने का कोई और बेहतर तरीका होना चाहिए? अच्छी खबर यह है कि एक बेहतर रास्ता है, लेकिन जो आपको स्कूल में सिखाया गया है उससे अलग है। मैं आपको बताता हूँ। चूँकि मैं पूरे विश्व घूमता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, मुझे श्रोताओं की भागीदारी वाला खेल पसंद है। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए एक ऐसा सर्वोत्तम बिजनेस मॉडल बनाने में। इस बिजनेस मॉडल में क्या खास बात आप जोड़ना चाहते हैं और क्या आप हटाना चाहते हैं? इस खेल में एक बहुत रोचक लिस्ट बनती है। मैं ये आपके साथ भी खेलना पसंद करता अगर हम आमने सामने होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको उस लिस्ट का सारांश बताता हूँ जो मैंने 30 देशों के लोगों से लिया है। इस लिस्ट को मैं द परफेक्ट करियर लिस्ट बोलता हूँ। लोग अक्सर शुरुआत नहीं चाहिए वाली चीज़ों से करते हैं, जैसे नो बॉस, नो कम्यूट, नो अलार्म क्लॉक, नो एम्प्लॉयज़, नो पॉलिटिक्स, नो कॉम्प्रोमाइजेज, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो क्रेडिट। और जब लोग अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने लगते हैं, तब वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो वो एक अच्छे करियर में शामिल करना चाहते हैं। इस पर सबसे पहला आता है नंबर 1, समथिंग पॉजिटिव। सेकंड, ग्रेट प्रोडक्ट और सर्विसेज। थर्ड, अनलिमिटेड इनकम, रेसिडुअल इनकम, एंजॉय द पीपल यू वर्क विद, टाइम फ्रीडम, समथिंग मीनिंगफुल, पर्सनल ग्रोथ, लॉट्स ऑफ पर्क्स, इंटरनेशनल, कंट्रीब्यूशन टू वर्दी कॉजेज, लो रिस्क, लो स्टार्टअप कॉस्ट्स, इकोनॉमी प्रूफ, टैक्स बेनिफिट्स और फन। अब आप अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके प्रोफेशन में ये सारी खूबियाँ हों तो आपको कितना मज़ा आ सकता है। मैंने आज तक जितने भी काम देखे हैं वो इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं। ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, सेल्स, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनरशिप या इन्वेस्टिंग। ब्लू कॉलर कैरियर, गूगल विकिपीडिया के अनुसार ये ब्लू कॉलर की परिभाषा है। ये लोग काम करने वाले लोगों की उस श्रेणी में आते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं। मेरी परिभाषा के अनुसार वो लोग जो मेहनत करके कुछ ठीक करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ साफ करते हैं, कोई रचना करते हैं या कोई सेवा करते हैं, वो लोग ब्लू कॉलर श्रेणी में आते हैं। मेरे करियर में मैंने कई ब्लू कॉलर जॉब किया है। जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं उन्हें एक संतुष्टि मिलती है अच्छा काम होने पर। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ब्लू कॉलर जॉब द परफेक्ट करियर लिस्ट में आता है? निश्चित रूप से नहीं। निस्संदेह इसमें कुछ खूबियां हैं। हो सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा हो या शुरुआत की लागत कम हो, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकता जहाँ आप जाना चाहते हैं। ये एक परफेक्ट करियर नहीं है। दूसरा है वाइट कॉलर करियर। गूगल विकिपीडिया के अनुसार ये वाइट कॉलर की परिभाषा है। ऑफिस में काम करने वाले पेशेवर, प्रशासनिक या संगठन का काम करने वाले इस श्रेणी में आते हैं। मेरी परिभाषा के अनुसार वो लोग जिनको किसी और ने सैलरी पर रखा है, शारीरिक श्रम और सेल्स का काम छोड़कर सारे काम करने के लिए। ज़्यादातर लोग वाइट कॉलर काम को चुनते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सामाजिक मान्यता प्राप्त उपलब्ध विकल्प है। ये बहुत समय से सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि अगर आप अपनी कंपनी के वफादार हैं तो कंपनी भी आपके लिए वफादार रहेगी, पर अब ऐसा नहीं है। मैंने अपने करियर में वाइट कॉलर जॉब भी किया है। मेरे अनुभव में इस जॉब 2 तरह के लोग करते हैं। पहले होते हैं जो अचीवर्स और दूसरे होते हैं हाइडर्स। अचीवर्स वो लोग हैं जो अपने काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं।
ये लोग महत्वाकांक्षी, प्रेरित और ऊर्जावान लोग होते हैं। इनके पास बहुत सारे नए विचार होते हैं। ये उस काम में बुलंदियां छूना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा होता है। जैसे ही कोई अचीवर बनने का निर्णय लेता है, वो अपने बॉस की आंखों में चुभने लगता है। उसके बॉस को नौकरी का खतरा नजर आने लगता है, इसलिए वो उसको दबाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही उसको अपने प्रमोशन की राह में बाधा समझने लगते हैं। सभी मिलकर उसको नीचा गिराने की कोशिश करने लगते हैं। तो आज के माहौल में अचीवर बने रहने के लिए आपको एक ऐसी प्रतिभा में माहिर होना पड़ता है जिसका उत्पादकता से कोई लेना देना नहीं है, और वो है राजनीति। आपको सीखना पड़ता है आज के माहौल में कैसे अपने प्रतिद्वंदियों को गिराना है और कैसे शक्तिशाली लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना है। वास्तव में आज कॉरपोरेट की दुनिया में अचीवर नहीं है, वो शुद्ध रूप से पॉलिटिशियंस हैं। तो अगर आप कॉरपोरेट की दुनिया में अचीवर बनने का निर्णय लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बनना होगा। आइए अब हाइडर्स के बारे में बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स से नफरत है, लेकिन इनको नौकरी की ज़रूरत है। इन्होंने अचीवर नहीं बनने का निर्णय लिया है। ये लोग सबके सामने नहीं आना चाहते। ये लोग मीटिंग्स में बोलते नहीं हैं। ये लोग कोई नया विचार नहीं रखते हैं। ये छिप कर रहते हैं, बस अपना काम सिर झुका कर करते हैं जो करने के लिए इनको कहा गया है। ये बस इतना काम करते हैं कि इनके बारे में नकारात्मक न बोला जाए। ये बस जीना चाहते हैं। ये दशकों से चलता आ रहा है, लेकिन आज की नई अर्थव्यवस्था में अब छिपना ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने द परफेक्ट करियर लिस्ट। क्या वाइट कॉलर जॉब इसमें आ सकता है? निश्चित तौर पर नहीं। सेल्स, कुछ लोग एम्प्लॉय बनना पसंद नहीं करते और वो सेल्स को कैरियर चुनते हैं। सेल्स निश्चित तौर पर ज़्यादा रोमांचक कैरियर है, क्योंकि यहाँ सेल्स पर्सन को पैसे परफॉर्मेंस पर दिया जाता है, समय के हिसाब से नहीं। मैं हज़ारों सेल्स पीपल को जानता हूँ। मैंने अभी तक के कैरियर में एक सामान्य बात देखा है। एक सेल्स पीपल के कैरियर में एक निश्चित समय होता है जब सब कुछ अच्छा चलता है। जिस चीज़ को वो छूते हैं वो सोना बन जाता है और वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, वो अपने जीवन स्तर को उस इनकम पर ले जाते हैं। वो एक नया घर खरीद लेते हैं, नई कार खरीद लेते हैं, बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए एक और घर खरीद लेते हैं। सब कुछ अच्छा होता है कुछ समय के लिए, और अचानक कुछ बदल जाता है। कंपनी कमीशन की योजना बदल देती है, उनका इलाका घटा दिया जाता है, या मार्केट में कोई प्रतियोगी घुस जाता है, या वो अपना सबसे अच्छा खरीदार खो देते हैं, या अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, या कोई नया टेक्नोलॉजी उनके प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर देता है, या सरकार की कोई नई नीति उनके उद्योग को प्रभावित कर देती है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, हजारों ऐसे कई कारण हैं जिससे एक सेल्स पर्सन का कैरियर तकलीफ में आ जाता है या आ सकता है। जब ऐसा होता है, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अब 40 घंटे एक सप्ताह में कम पड़ने लगते हैं, तो अब वो 50 घंटे काम करते हैं, फिर 60 घंटे एक सप्ताह में काम करते हैं, फिर 70 घंटे एक सप्ताह में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत कम या छोटा रह जाता है। उनके पास सभी साधन होते हैं, पर उसका मजा लेने के लिए समय नहीं होता है। एक और चैलेंज सेल्स कैरियर में है कि उनको हर दिन ज़ीरो से शुरुआत करनी होती है, और ये लंबे समय में बहुत उबाऊ और थकाऊ साबित होता है। क्या सेल्स कैरियर वाले अपना खर्चा अच्छे से निकाल पाते हैं? हाँ, लेकिन क्या हमने जो द परफेक्ट करियर लिस्ट की खूबियाँ गिनाई उनमें ये फिट बैठता है? उत्तर है नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस ऑनरशिप, कुछ लोग बड़े सपनों को चुनते हैं। ये लोग खुद का बिजनेस खड़ा करने का निर्णय लेते हैं जिसके मालिक वो खुद हो। यह एक अच्छा विचार है ना? ज़्यादातर लोगों के लिए इसकी सच्चाई ये है। पहला कदम, ये लोग अपने जीवन की सारी बचत लगा देते हैं, नया कर्ज ले लेते हैं, और कई बार परिवार और मित्रों से कर्ज लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। दूसरा कदम, ये और कर्ज लेते हैं लीज और पर्सनल गारंटी पर, जहाँ से भी ले सकते हैं। तीसरा कदम, अब मान लो कि ये सेल्स में अच्छे हैं और इन्होंने बिजनेस खड़ा करने का निर्णय लिया, तो अब इनको हर काम खुद करना पड़ता है। इनको लीगल काम भी देखना पड़ता है, अकाउंट्स भी देखते हैं, HR और पर्सनल डिपार्टमेंट भी, परचेज और नेगोशिएशन भी, पैसों की वसूली भी, यहाँ तक कि कभी कभी इनको सफाई का काम भी करना पड़ता है। ये अब सब कुछ करते हैं सिवाय सेल्स के, जिसमें वो अच्छे हैं। चौथा कदम, अब ये संघर्ष करते हैं। ये बिजनेस के मालिक नहीं है, बिजनेस इनका मालिक बन जाता है। ये सबसे पहले काम पर आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। सबको पैसा देने के बाद अगर कुछ बचा तो ये खुद के घर खर्च के लिए पैसे लेते हैं, वरना नहीं। और इनको अकेले वो कर्ज चुकाना है जो इन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए लिया था। पांचवा कदम,
ये या तो सफल होते हैं या फिर असफल। बिजनेस कई बार सफल हो जाता है या कई बार असफल। असफल होने पर इनको दिवालिया घोषित करना पड़ता है और दोबारा उसी कॉरपोरेट में नौकरी के लिए वापस जाना पड़ता है। और अगर सफल हो भी गए तो जीवन भर तनाव और लंबे समय तक रोज काम करने के जाल में फंसे रहते हैं। मज़ेदार है ना? अगर आपने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया हो तो आप अपने मित्र से पूछिए जिन्होंने बिजनेस शुरू किया हो, ये विवरण सही है या नहीं। ज़्यादातर लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी नहीं मिलता है, वो बस उस पैसे का ब्याज ही भर लें, यही बहुत है उनके लिए। इसलिए ये तय होता है कि परंपरागत व्यवसाय को हम द परफेक्ट करियर लिस्ट में नहीं ले सकते। द इन्वेस्टर आज के ज़माने में ये अंतिम विकल्प है जिसके द्वारा हम अपनी जीविका चला सकते हैं। और निवेशक बनने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो आप निवेशक बनकर अपनी आजीविका चलाने का सोच भी नहीं सकते, खास तौर पर अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन चलिए, अगर आप रिस्क लेते हैं तो ये अगली चीज़ आपको करनी होगी एक सफल निवेशक बनने के लिए। आपके पास अद्भुत ज्ञान और कौशल होना चाहिए। मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूँ जिनके पास रियल एस्टेट में निवेश करने का अच्छा ज्ञान और कौशल है, पर जैसे ही बाजार में कुछ बदलाव होता है इनका ज्ञान और कौशल कोई काम नहीं आता है और इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। क्या आप किसी के छोटे व्यापार में निवेश करेंगे? भगवान आपको बचाए, ज़्यादातर ये एक निवेश नहीं, ये एक परोपकार होगा। स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? लोग यहाँ अच्छा करते हैं नहीं क्या? कम से कम कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ हारते हैं। बहुत कम लोग जीतते हैं। खासकर पिछले कुछ दशक में जब कंट्रोल आपके हाथ में ना हो तो निश्चित रिटर्न बहुत मुश्किल होता है। और मेरा विश्वास कीजिए, एक निवेशक के तौर पर लगाम आपके हाथ में नहीं है। कुछ भी हो सकता है और ये रातों रात होता है। आइए आपको ये बताने के लिए मैं एक अपनी कहानी सुनाता हूँ। सन 2001 के अंत में मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। मैंने एक कंपनी बेची थी जिसका मैं पार्टनर था और मैं कंसल्टेंट के प्रोफेशन से बहुत अच्छा कमा रहा था। मेरे सेल के बदले मुझे उस कंपनी का करीब 1,70,000 शेयर मिला। ये एक पब्लिकली ट्रेडेड शेयर था न्यूयॉर्क शेयर एक्सचेंज में, जिसकी कीमत $44 प्रत्येक शेयर थी। इसका मतलब मेरे पास $7.5 मिलियन की कीमत का शेयर था। मेरी इनकम भी अच्छी थी और अच्छा पोर्टफोलियो भी। जीवन शानदार था। घर बनाने के लिए मुझे $2 बिलियन लोन लेना था, तो मैंने शेयर का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर लोन ले लिया। मैंने अपने शेयर्स को एक ही कंपनी में रखा क्योंकि मैं देख रहा था कि कंपनी अच्छा कर रही है, उत्पाद भी अच्छे हैं और सेल्स टीम भी अच्छी है। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो मेरे वश में नहीं था। रातों रात शेयर की कीमत $37 पर आ गई, क्योंकि कुछ निवेशकों ने कुछ ऐसा खेल खेला कि कंपनी के शेयर की कीमत जितनी नीचे जाती उन निवेशकों को उतना ही फ़ायदा होने वाला था। मुझे लगा ये गलत है। कंपनी अच्छा कर रही थी तो मैंने कुछ और शेयर $37 के रेट पर ख़रीद लिया, मेरे शेयर्स को गिरवी रखकर। मुझे लगा शेयर के रेट बढ़ जाएंगे। शेयर का रेट $33 पर चला गया। मैंने फिर कुछ और शेयर्स खरीद लिए। शेयर का रेट $27 पर आ गया और मुझे मार्जिन का कॉल आना शुरू हो गया कि अगर मैंने घाटे वाला पैसा जमा नहीं किया तो वो मेरे गिरवी शेयर्स बेचकर घाटा पूरा करेंगे। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। स्टॉक का रेट लगातार गिरता गया। शेयर का रेट $10 तक आ गया और मेरे $7.5 मिलियन डूब गए। ये सब 90 दिनों से भी कम में हुआ। बाद में शेयर का रेट $65 पर आ गया। कंपनी प्राइवेट हो गई, लेकिन इसका लाभ मुझे नहीं मिला। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्या मैं कुछ और कर सकता था? हाँ। क्या मैंने गलती की थी? बिल्कुल। लेकिन सबक ये है कि अगर आप निवेशक बनने जा रहे हैं तो आपको तैयार रहना है। चीज़ें कई बार आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं और जब ऐसा होता है तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो आइए अब चलते हैं अपने द परफेक्ट कैरियर लिस्ट की तरफ। क्या निवेशक बनना इस लिस्ट में आता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो हमने बात की ब्लू कॉलर जॉब की, वाइट कॉलर जॉब की, सेल्स की, ट्रेडिशनल बिजनेस की और निवेशक की, और इनमें से कोई भी द परफेक्ट कैरियर लिस्ट में फिट नहीं बैठता है। तो क्या परफेक्ट कैरियर संभव है? हाँ, लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ बदल रही है। पुराने भुगतान के मॉडल अब या तो मर रहे हैं या मर गए हैं और हम अपने जीवन के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आइए नई अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। द न्यू इकॉनमी। जिस संसार को आप जानते थे वो बदल चुका है। जो लोग इसको नहीं पहचानेंगे उनके लिए सबसे बुरा समय है
और जो पहचान लेंगे उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। पिछले 100 वर्षों में एक रोचक घटना हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों का उदय हमारे समाज में हुआ। सबसे सुरक्षित और इज्जतदार जीविका कर्मचारी का था, एम्प्लॉय का था। पहला कदम, स्कूल जाओ ताकि सीख सको कि अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनना है। दूसरा कदम, एक कंपनी की तलाश करो जो तुमको एम्प्लॉय रख ले। तीसरा कदम, कंपनी के लिए 40 साल काम करो। और चौथा कदम, रिटायर हो जाओ। पिछले कुछ दशकों में ये बात गलत साबित हो चुका है कि आपकी कड़ी मेहनत और वफादारी के लिए कंपनी आपको इनाम देगी। लोगों को एहसास हो गया है कि उनके वफादारी का इनाम कंपनी वफादारी से नहीं चुकाएगी। तो अब एक नए प्रथा का जन्म हुआ। पहला कदम, स्कूल जाओ ताकि अच्छा एम्प्लॉय बनना सीखो। दूसरा कदम, एक कंपनी की तलाश करो जो आपको एम्प्लॉय रख ले। तीसरा कदम, अपने पूरे करियर में हर 3 से 5 साल में कंपनी बदलते रहो, वहाँ की राजनीति से बचने के लिए या वेतन बढ़ाने के लिए। चौथा कदम, आपने पाया कि आप आराम से 40 साल बाद रिटायर नहीं हो सकते, तो पूरा जीवन काम करते रहो। और अब हम अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। शतकों से कंपनियां आपको घंटों के हिसाब से भुगतान करती रही हैं, सप्ताह या महीनों के हिसाब से, लेकिन अब ये पूरे विश्व में बदल रहा है। पूरे विश्व में अब आपको आपकी उत्पादकता के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके उत्पादकता के लिए भुगतान किया जाएगा, आपके समय के लिए नहीं। अब आपको भुगतान नहीं मिलेगा। फूड इंडस्ट्री के लोगों को इसी तरह भुगतान किया जा रहा है। उनको सरकार द्वारा तय मिनिमम मजदूरी घंटों के हिसाब से दिया जा रहा है। उनका गुजारा तो टिप से चल रहा है जो उनके परफॉर्मेंस के बदले में मिलता है। आप कल्पना करें कि यही नियम अगर संसार के हर इंडस्ट्री में लागू हो गया तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। जो लोग होटल में सफाई का काम कर रहे हैं उनको घंटों के हिसाब से नहीं मिलेगा, उन्होंने कितने कमरे साफ किए उसके हिसाब से भुगतान मिलेगा। ऑफिस में काम करने वालों का उदाहरण लीजिए। किसी आदमी को अगर $60,000 सालाना वेतन मिलता है तो पहला कदम यह होगा कि कंपनी उनका वेतन घटाकर $50,000 कर देगी, क्योंकि दूसरे लोग इसी घटी हुई तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा कदम, वो आपका भुगतान वेतन घटाकर $20,000 सालाना कर देंगे। तीसरा कदम, वो आपको बोलेंगे कि आप बाकी $30,000 सालाना ले सकते हैं अगर आपकी मंथली प्रोडक्टिविटी एक निश्चित लक्ष्य को छू लेती है। दूसरे शब्दों में, अगर वो उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं तब उनको वो बाकी $2,500 प्रति माह मिलेगा। कर्मचारी पर दबाव बढ़ेगा और कंपनी को ये पसंद आ रहा है। अगर आपने लक्ष्य को नहीं छुआ तो कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। अगर आपने लक्ष्य को छू लिया तो अनुमान लगाइए आगे क्या होने वाला है, वो आपका लक्ष्य बढ़ा देंगे। जब तक आपके अंदर कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, आपके साथ ऐसा होने वाला है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो गिनती शुरू कर दीजिए। ये दुनिया के हर प्रोफेशन के साथ होने वाला है। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक, ये कंपनी के लिए अच्छा है, उनको ज़्यादा मुनाफा होगा कम खर्च में। दूसरा, नई अर्थव्यवस्था को कम लोगों की ज़रूरत है ताकि कम नौकरी में ज़्यादा लोग प्रतियोगिता करते रहें। आइए आपको बताता हूँ नई अर्थव्यवस्था में कम लोगों की ज़रूरत क्यों है। तकनीकी विकास ने सब कुछ बदल दिया है। लगभग 100 साल पहले 90% आबादी कृषि कार्य करती थी। तकनीकी विकास की वजह से कृषि में सिर्फ 1% लोगों की ज़रूरत है। कृषि में रोजगार खत्म हो चुका है। याद कीजिए, ग्राहक सेवाओं में आप इंसानों से बात करते थे, आज आप मशीनों से बात करते हैं और वो भी रोजगार खत्म हो रहा है। याद कीजिए, हर कंपनी के पास बहुत सारे सेल्स पर्सन होते थे, अब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो काम भी खत्म हो गया। याद कीजिए, आप ब्लॉकबस्टर मूवी देखने जाते थे, कितने लोगों को सिनेमा घरों में रोजगार मिलता था, अब आप मोबाइल, टीवी और OTT पर मूवी देख रहे हैं। मुझे पुस्तकों से प्रेम है, लेकिन कभी मौका मिले तो जाइए किताब की दुकानों पर, वो जल्द ही इतिहास बनने वाले हैं और उनके कर्मचारी भी। मैं लगातार बात कर सकता हूँ लगभग हर व्यवसाय की जो दुनिया में अभी मौजूद है। तकनीकी विकास हर दिन जॉब्स को ख़त्म करती जा रही है और हम इसे रोक नहीं पाएंगे। ये और तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पुरानी अर्थव्यवस्था फिर से लौटेगी और नौकरियां वापस मिलने लगेंगी, ऐसा मत कीजिए, ये वापस नहीं आएंगी। जैसे किसानों के बच्चे नए रोजगार की तलाश में निकल चुके हैं, ठीक वैसा ही
हर एक के साथ होने वाला है जो पुरानी अर्थव्यवस्था के रोजगार में शामिल है जीविका के लिए। उनको आंखें खोलकर नई सच्चाई का सामना करना चाहिए और कुछ नया ढूंढना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर है। मेरी जानकारी के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर रास्ता है, न सिर्फ जीविका के लिए बल्कि जीवन में समृद्धि और हाई लेवल पर जाने के लिए। इस नई अर्थव्यवस्था में दुनिया में ऐसे कई उत्पाद और सेवाएं हैं जिनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ग्राहकों को आज भी शिक्षित करने की ज़रूरत है। कंपनियों के पास विकल्प है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकती हैं। वो बड़ा सेल्स फोर्स भी रख सकती हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या वो नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा भी ले सकती हैं प्रोडक्ट की कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेंगी क्योंकि ये नई अर्थव्यवस्था में फिट बैठता है। कंपनियां सारा कॉर्पोरेट सहायता दे सकती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को शुद्ध रूप से उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के परफॉर्मेंस के आधार पर भुगतान कर सकती हैं। ये उनके लिए सबसे कारगर होगा क्योंकि नई अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा किया गया प्रमोशन किसी भी और माध्यम से अच्छा साबित होने वाला है। कंपनियां सिर्फ प्रचार और प्रमोशन के खर्च को उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देंगी जो प्रमोशन करेंगे। आप उद्यमियों के लिए एक मैसेज ये है कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस के सारे फायदे ले सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त जोखिम उठाए, और आपके इनकम की कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चाहती हैं कि आपकी आय ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही इनकम मिलना है, तो इनकम के ऊपरी सीमा के साथ क्यों रहें। द कैच टू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में एक समस्या भी है। देखने में सब कुछ अच्छा लगता है और वो है भी, लेकिन एक समस्या है जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताना चाहते हैं। वो यह है कि यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्प्रोरी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। अगर हिंदी में कहें तो आपको अज्ञानी लोगों से सामाजिक सम्मान के अस्थायी नुकसान को स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब ये कि कुछ समय के लिए वो लोग जो अभी भी पुराने सिस्टम में जी रहे हैं, वो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। उनको लगेगा आप पागल हो गए हैं, इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हुए हैं। और वास्तव में स्वीकार करना सटीक शब्द नहीं है, आपको इससे ज़्यादा झेलना पड़ेगा। आपको अज्ञानी लोगों से मिले इस सामाजिक असम्मान को गले लगाना पड़ता है। आप भविष्य को समय से पहले भाप गए हैं। लोगों की नज़र में अभी भविष्य आया नहीं है। आप समझदार हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो अच्छे जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग आपके बारे में सोचना कम कर देंगे। इसका एक कारण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पुराने सिस्टम में अटके पड़े हैं। इसको समझने में मैं आपकी और मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने का फैसला लेने जा रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है। ज़्यादातर ऐसे लोगों ने या तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया था या उन्होंने किसी को करते देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने से पहले लगभग हर किसी के दिमाग में ये बात आती है, मैं ऐसे 5-6 लोगों के बारे में सोच सकता हूँ जो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी बहन इसके लिए फिट है। मेरा एक मित्र है, इस तरह का काम पसंद करता है। मैं एक और आदमी को जानता हूँ जो इसके लिए शानदार है। ओके, मैं ज्वाइन करता हूँ। दूसरे शब्दों में, वो एक प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ भाग्यशाली होने की आशा है। वो सिर्फ कुछ लोगों को ज्वाइन करवा कर अपना ज्वाइनिंग कॉस्ट निकालना चाहते हैं और बैठकर देखना चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ता रहे। दूसरों के प्रयासों से पैसा कमाने का आकर्षण बहुत मजबूत होता है, लेकिन ज़्यादातर ये समझ की कमी है। उन्होंने एक सही का बिजनेस शुरू नहीं किया है, उन्होंने बस एक अच्छा लॉटरी टिकट खरीदा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे लॉटरी टिकट का जिसमें 6 स्क्रैच का विकल्प हो। ये स्क्रैच वो लोग हैं जिनके बारे में वो नया आदमी सोचता है कि ये तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। वो उनको अप्रोच करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ज्वाइन कर जाएं, लेकिन स्किल्स की कमी की वजह से उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है। ठीक लॉटरी टिकट की तरह उनको लगता है ये भी एक नुकसान का बिजनेस हो गया, और क्योंकि उन्होंने बिना स्किल के अज्ञानता में काम किया था तो हो सकता है कि वो कुछ मित्र भी खो दें। इसलिए अब वो लॉटरी का टिकट फाड़ देते हैं और जिम्मेदारी लेने की बजाय कि उन्होंने इस बिज़नेस को बिज़नेस की तरह शुरू नहीं किया, वो नेटवर्क मार्केटिंग पर आरोप लगाते हैं और ये घटना पूरी दुनिया को बताते रहते हैं, देखो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था और ये काम नहीं करता है। कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में मत फंसना। इसका आपको सामना करना पड़ेगा अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है। वैसे अज्ञानी लोगों के विचारों का जिनको लगता है उन्होंने सब ठीक किया था और ये सिस्टम काम नहीं करता है। अगर ये संभालना ज़्यादा मुश्किल हो तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इसे गले लगा पाएँ
तो पूरी दुनिया आपकी है। वो लोग जो ऐसे लोगों को झेल जाते हैं उनको बड़ा पैसा मिलता है। कंपनियां उन लोगों को असीमित पैसा देती है जो अंधे लोगों की देखने में मदद करते हैं, जो ऐसे अज्ञानी लोगों को शिक्षित करते हैं और खुद के जैसे लोगों का समुदाय बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं धारणा सच्चाई है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दुनिया के हर महान नेता को दुनिया ने शतकों तक अनदेखा किया है। क्या होता अगर नेल्सन मंडेला ने कहा होता धारणा सच्चाई है? क्या होता अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा होता धारणा सच्चाई है? क्या होता अगर स्टीव जॉब्स ने कहा होता कि धारणा सच्चाई है? विश्व के सारे नेताओं ने कहा है सच्चाई सच्चाई है। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा ताकि लोगों को वास्तविकता को समझने में मदद मिले। सच तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग उत्तम नहीं है, लेकिन ये बेहतर है और यही सच्चाई है।